हरिओम ओम आनंद में ओम शांति में ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान के विषय में अध्ययन करेंगे। इस मॉडल की रचना किस प्रकार से होती है, किन किन बातों को ध्यान में रख करके इस मॉडल की रचना की जाती है। इस मॉडल को जे.एस. ब्रूनर ने दिया था और जे.एस. ब्रूनर ने बताया था कि यह प्रकृति में अपार ज्ञान, व्यवहार, विविधताएं छिपी हुई हैं। इसीलिए इस प्रकृति के अंतर्गत कोई ज्ञान या व्यवहार सीखना है तो इस प्रकृति को बांट करके वर्गीकरण कीजिए। वर्गीकरण के बाद जो है उसमें समानता और असमानता के आधार पर आप उसके गुणों का, उसके व्यवहारों का अध्ययन करते हुए आप जाएंगे तो एक समय आप एक निश्चित नियम पर, एक निश्चित व्यवहार पर, एक निश्चित सोच पर, एक निश्चित क्रिया पर पहुंच जाएंगे। एक प्रकार से वह संप्रत्यय या अवधारणा आपके मन में बन जाएगी। एक स्वस्थ नियम, स्वस्थ व्यवहार, स्वस्थ आचरण, स्वस्थ क्रिया का एक स्वरूप बनेगा जिसे संप्रत्यय कहते हैं, जिसे अवधारणा कहते हैं। यह जो है शिक्षण मॉडल का यह स्वरूप है जिसमें एक अवधारणा का विकास अंततः हो जाता है। इसलिए इन्होंने कहा कि प्रकृति को बांटिए, फिर समानता और असमानता के आधार पर अंतर करते हुए किसी विशेष व्यवहार या क्रिया के संदर्भ में एक निश्चित प्रारूप को विकास कीजिए। यही शिक्षा का अच्छा स्वरूप है या शिक्षण का अच्छा स्वरूप है। तो इसका अर्थ बताया जा चुका है। चलिए इस वीडियो के अंतर्गत हम इसमें जो है इसकी रचना के विषय में, रचना कैसे की जाती है इसके विषय में अध्ययन करते हैं। जे.एस. ब्रूनर ने बताया था कि इस मॉडल की रचना 4 प्रमुख उद्देश्यों के आधार पर की जाती है। पहला, प्रकृति, यानी प्रकृति बहुत व्यापक है। प्रकृति का हम वर्गीकरण करके ही हम सीख सकते हैं। प्रकृतिकर का वर्गीकरण कीजिए, उसमें समानता और असमानता के आधार पर उसके विशेष गुणों का या कोई विशेष क्रिया का या कोई विशेष गतिविधि का ज्ञान प्राप्त करना प्रकृति के अंतर्गत। दूसरा है, इस उद्देश्य का जो उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य है आगमनात्मक, मतलब कि बाहरी जगत से एक निश्चित नियम या निश्चित व्यवहार का सत्यापन करना या नियम को प्राप्त करना या नियम को सिद्ध करना, दूसरा इसका उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है विशिष्ट प्रत्यय। विशिष्ट प्रत्यय का तात्पर्य है कि जब हम सामान्य व्यवहार से परिचित होते हैं तो उसी सामान्य व्यवहार में भी कुछ विशेष व्यवहार होते हैं। सामान्य सोच में भी कुछ विशेष बातें होती हैं और उस बातों के जानना या उसके विषय में स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास करना भी इस मॉडल का स्वरूप है जिसे हम विशिष्ट प्रत्यय कहते हैं। जैसे पढ़ाई तो जाइए, पढ़ते तो सभी लोग हैं, पढ़ाई के साथ साथ कुछ विशेष छात्र होते हैं जो कंपटीशन से भी अच्छी योग्यता रखते हैं, जिसको प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। वैसे ही हर बातों में कुछ ऐसी विशेष बातें होती हैं जिसके आधार पर वह बातें महत्वपूर्ण, विशेष महत्व रखती हैं। यानी सामान्य सोच में भी कुछ विशेष सोच होती है, उस प्रकार की जानकारी भी उपलब्ध कराना इस मॉडल का है। अगला है चिंतन नीतियाँ। चिंतन नीतियों का यह तात्पर्य है कि जो आप प्रकृति के अंतर्गत व्यवहार, जो कुछ भी आप नियम खोजते हैं, जिस पे समस्याओं का समाधान खोजते हैं या किसी बात विचार के संदर्भ में कोई निश्चित ठोस आधार खोजते हैं, तो वह चिंतन के माध्यम से उन नीतियों का पता लगाना, उस नीतियों तक पहुंचना, उस नीतियों के बारे में जानना, उस नियमों को जानना भी प्रकृति के अंतर्गत, विभिन्न व्यवहारों के अंतर्गत उस नियमों को जानना भी, बताना भी, खोज करना भी इस मॉडल का प्रमुख उद्देश्य है जिसको जे.एस. ब्रूनर ने बताया था। आगे चलते हैं, इस मॉडल की रचना कैसे की जाती है। तो रचना के संदर्भ में है कि पहला इसमें ये ध्यान रखा जाता है प्रदत्तों का संकलन। जो प्रकृति है उसके संदर्भ में या कोई भी विविध प्रकार के व्यवहार हैं उसके संदर्भ में पहले हम सूचनाओं को एकत्र करते हैं। प्रदत्तों का यानी आंकड़ों का हम जो है प्रदत्त का मतलब होता है आंकड़ा, संकलन का मतलब इकट्ठा करना। पहले हम उसके संदर्भ में सूचनाओं को एकत्र करते हैं, उसकी बात विचार यानी प्रत्येक गतिविधि से संबंधित जानकारी छात्रों के माध्यम से एकत्र कराई जाती है या एकत्र करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, नीतियों को, उन सब बातों का हम अध्ययन करते हुए, उन सब बातों को विश्लेषण करते हुए हम एक नियम तक पहुँचते हैं। उन सब व्यवहारिक गतिविधियों को पहुंचते हुए, खोजते हुए, समझते हुए, व्याख्या करते हुए हम कहाँ पहुंचते हैं, एक नियम तक पहुंचते हैं। फिर तीसरे स्तर में क्या होता है, फिर प्रस्तुतिकरण, जो हमने नियम देखा अब उसकी व्याख्या करना होता है कि इस नियम का संबंध समाज में कैसे रहा, इस नियम का संबंध व्यवहार में कैसे रहा, इस नियम का संबंध जो है कि
क्या उपयोग में होगा, इस नियम से हमें क्या लाभ क्या हानि होगी, कितना उपयोगी है, इन सब बातों को हम प्रस्तुतिकरण में प्रस्तुत करते हैं। कि पहले तो हम आंकड़ा एकत्र करते हैं, आंकड़े के माध्यम से नियम तक पहुंचते हैं, नियमों का विश्लेषण करते हैं, नियम को प्राप्त करते हैं, नियम को हम फिर प्रस्तुत करते हैं कि नहीं, इस नियम का विश्लेषण करते हैं, व्याख्या करते हैं कि यह नियम कितना महत्वपूर्ण होगा, क्या क्या लाभ होगा, क्या क्या इसकी व्यापकता है, क्या संबंध है, यहाँ तक पहुँचते हैं। फिर उसके बाद अभ्यास। अभ्यास का मतलब ये होता है कि हमने जो नियम पाया है उसका प्रयोग करना, जो हमने नियम पाया है उसका प्रयोग करना, या जो हम नियम पाए हैं उस परिस्थिति में प्रयोग करके दिखाना कि नहीं, ये बात इस परिस्थिति में सही है, ये सिद्धांत इस परिस्थिति में सही है, यह क्रिया इस परिस्थिति में सही है, या यह प्रयोग इस क्रिया में सही है। ये ज़्यादातर साइंस के लिए ज़्यादा सूटेबल है। ये मॉडल साइंस में ज़्यादा पूरा 100% उतर जाता है, साइंस में एकदम सेम टू सेम उतरता है। सोशल में भी सही है, सोशल साइंस में भी सही है, परंतु ज़्यादातर जो है साइंस में ज़्यादा परफेक्टली आता है। तो होता क्या है, तो अभ्यास के माध्यम से उस नियमों का प्रयोग, उस नियमों की उपयोगिता, उस नियमों को दोहराना होता है ताकि उसे देखा जा सके, समझा जा सके कि जो हमने सीखा है वह सही है। जो हमने जानकारी आंकड़ों के माध्यम से नियम तक पहुंच करके उसको जो है व्याख्या इत्यादि गतिविधियों से जोड़ करके जो हमने किया है वह अगर अभ्यास किया जाए, उसे दोहराया जाए तो उसे देखा जा सकता है। इसी जगह ये पूरी रचना हो जाती है। फिर आगे चलते हैं। तीसरा है सामाजिक प्रणाली। सामाजिक प्रणाली का मतलब ये है कि अध्यापक और छात्रों के बीच इंटरेक्शन, अंतर संबंध। तो अध्यापक जो है छात्रों के लिए एक प्रेरणादायक का स्रोत होता है, प्रोत्साहन देता है, निर्देश देता है, सावधानियों को बताता है, उनके जो है एक प्रकार से संरक्षक के रूप में, निर्देशक के रूप में, सहयोगी के रूप में, मित्र के रूप में और प्रेरणा के स्रोत में और प्रेरणादायक इत्यादि गतिविधियों की भूमिका में अध्यापक होता है। आगे चलते अगर हम मूल्यांकन की बात करें, मूल्यांकन प्रणाली की बात करें, तो मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत अध्यापक जो है जो कुछ भी छात्र सीखा है उसकी निबंधात्मक, यानी निबंधात्मक मतलब उसका लिखित या विश्लेषणात्मक रूप का अध्ययन करके भी वह उसका मूल्यांकन करता है कि छात्र कहाँ तक सही दिशा में अभ्यास के माध्यम से नियम तक पहुँचा है। और बहुविकल्पी के माध्यम से भी वह छोटी छोटी बातों को पूछ करके भी उसके मूल्यांकन करता है कि उसका सही दिशा में प्रकृति के अंदर जो नियम तक पहुँचने का ज्ञान था वह सही है कि नहीं, इसके माध्यम से भी पता करता है। फिर भी अध्यापक इस बात का भी ध्यान रखता है कि जो मूल्यांकन प्रणाली अपनाया है उसमें मूल्यांकन की स्थिति क्या है, अगर ज़्यादा स्थिति खराब है तो उसमें सुधार कैसे होगा, उसका भी वह गाइड निर्देश देता है। फिर उनके गतिविधियों में परिवर्तन ला करके ज्ञान की पूर्णता की ओर या प्रकृति के अंतर्गत ज्ञान की सही दिशा में ले जाने को या सही दिशा में सिखाने की प्रयास करता है। अगर हम संक्षेप में कहें तो छात्र का जो मूल्यांकन होगा उस मूल्यांकन के आधार पर, उपलब्धि के आधार पर उसके प्रयासों का रूपरेखा अध्यापक तय करके उसको प्रकृति के अंदर चिंतन के माध्यम से ज्ञान की खोज या ज्ञान की समझ या नियम के खोज तक उसे पहुंचाने का प्रयास इस मॉडल के अंतर्गत अध्यापक करता है। देखिए, इस वीडियो के अंतर्गत हमने एक व्याख्या की। इस व्याख्या को 2-3 बार आप सुन लेंगे तो आप निश्चित रूप से स्वयं लिखने की स्थिति में आ जाएंगे। जैसे ही आपको व्याख्या समझ में आ गई, ये सब बातें समझ में आ गई, तुरंत आप राइट डाउन लिख लीजिए। लिख लेंगे तो आपका अपना हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा, आपका होगा। क्योंकि जब तक गाड़ी आप स्वयं से नहीं चलाना जानेंगे तब तक गाड़ी चलाने का मज़ा नहीं आएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दिया गया व्याख्यान आप समझ गए होंगे। समझ गए हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।